हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी बिना किसी इंतजार के। चैप्टर 46। आलिया भागकर बाथरूम में छिप गई और तब तक बाहर नहीं निकली जब तक नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम स्टार्ट नहीं हो गया। दूसरा एग्जाम स्टार्ट होने से ठीक पहले वो बाथरूम से निकली। इस बार अर्नब ने आलिया को परेशान नहीं किया, इसलिए उसका दूसरा पेपर पहले से बेहतर हुआ। इस बार उसने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और उसको रीचेक भी कर लिया। दूसरे पेपर के बाद एग्जाम रूम के बाहर सुमन और रॉकी पहले से आलिया का वेट कर रहे थे। तीनों दोस्तों में पढ़ाई में सबसे ज्यादा अच्छी सुमन थी, इसलिए उसका एग्जाम टाइम से पहले ही एकदम सही हो गया था। लेकिन रॉकी का एग्जाम टाइम से पहले ही कैसे हो गया था, ये बात आलिया को बहुत अच्छे से पता थी। आलिया उसको सुमन के साथ देखते ही सब समझ गई। सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए आलिया ने पूछा, अरे वाह रॉकी, तुम्हारा एग्जाम भी इतनी जल्दी कैसे हो गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तुमने कौन कौन से आंसर लिखे, बताना जरा। मुझे क्या पता, मैंने तो सब में तुक्के मारे, रॉकी ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। वो तो मुझे पहले से ही पता था, इस बार सुमन बोली। चलो छोड़ो यार, कैंटीन में चलकर लंच करते हैं, कहकर वो बाकी दोनों को कैंटीन ले गई। जब सिद्धार्थ एग्जाम रूम से बाहर निकला तो देखा कि आलिया जा चुकी थी। इडियट, सिद्धार्थ उसको ना पाकर गुस्से से बड़बड़ाया। तब तक अर्नब भी एग्जाम रूम के बाहर आ गया था। सामने सिद्धार्थ को जाते हुए देखकर उसने उसको पीछे से आवाज लगाई। सिद्धार्थ ने मुड़कर देखा तो अर्नब च्युइंगम चबाता हुआ उसको देखकर हंस रहा था। अर्नब सिद्धार्थ के पास जाकर बोला, तो मिस्टर सिद्धार्थ, तुम अपना पिछला हिसाब कब चुका रहे हो? अभी तक वो पिछला हिसाब बाकी है तो तुम। सिद्धार्थ उसकी बात बीच में ही काटकर गुस्से से दांत बींचकर बोला, मैं पिछली हर बात भूल चुका हूँ, मुझे अब कुछ भी याद नहीं, और अब मेरे सामने बेकार की बकवास की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अर्नब उसकी बात पर नाराज होने की बजाय हंसते हुए ताली बजाने लगा। सच में सिड, मान गया तुझे। तू सिर्फ बढ़िया सिंगर और बढ़िया स्टार ही नहीं, बल्कि बहुत बढ़िया एक्टर भी है। बड़ी कमाल की एक्टिंग करता है तू। सिद्धार्थ उसकी बात अवॉइड करके वहां से जाने लगा तो अर्नब को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उसके पीछे ही दोबारा तेज आवाज में चिल्लाया, तुम मुझसे बच नहीं सकते सिद्धार्थ, तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। हम बहुत जल्द ही मिलेंगे और तुम्हें पिछली हर चीज का हिसाब देना होगा। सिद्धार्थ उसकी बात पर एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसी तरह वापस आगे बढ़ गया जैसे उसको अर्नब की किसी भी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्नब गुस्से में मुट्ठियां भींचकर लाल आंखों के साथ उसे घूर रहा था और उसके दोनों हाथों में नीली नसें उभर आई थी। सिद्धार्थ के जाने के बाद नेहा अर्नब के सामने से ही निकली। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी वो एकदम रुक गई। ये फिर वापस आ गया? उसके चेहरे पे खौफ झलकने लगा। वो इतना घबरा गई कि लड़खड़ाकर गिर पड़ी। पास से गुजरते हुए एक लड़के ने उसको उठाते हुए पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, नेहा ने कहा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से भागना चाहा। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अर्नब की नजर उस पर पड़े, लेकिन उन दोनों की बातें अर्नब को सुनाई दी तो उसने पीछे मुड़कर नेहा को देखा। उसको देखकर नेहा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अर्नब उसको देखकर मुस्कुराया और उसकी तरफ आगे बढ़ा। उसको अपनी तरफ आता देखकर वो डर से कांपने लगी और वहां से भागना चाह रही थी और वहां से भागना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अर्नब ने हाथ पकड़कर उसका रास्ता रोक लिया। मिस नेहा, बड़े दिनों बाद आज मुलाकात हुई है, कहाँ भाग रहे हो? उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। नेहा उसको सामने देखकर हड़बड़ा गई। नहीं, मैं तो बस इधर से गुजर रही थी, मुझे तुम्हारे यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। तुम यहाँ कैसे? तुम तो अमेरिका चले गए थे ना? हाँ, चला तो गया था, लेकिन वहां पर तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगा, इसलिए वापस आ गया। वो हमेशा की तरह फ्लर्ट करता हुआ बोला, लेकिन तुमको देखकर तो लग रहा है कि तुम मेरे वापस आने से खुश नहीं हो। वो एकदम सीरियस हो गया। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है।
उसका सीरियस लुक देखकर नेहा की आंखों में भी डर दिखाई देने लगा। फिर एकदम से ही उसने अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिया और बोला, अपनी सहेली को भी मेरा हेलो कहना, और वहां से चला गया। कैंटीन में आलिया के ट्रे में फ्रेंच फ्राइज लगभग सारे ही रखे हुए थे और वो जाने कहाँ खोई हुई थी, बस एक एक करके कुतर रही थी। उसके पास में ही बैठा हुआ रॉकी पहले 2 बर्गर खा चुका था और तीसरे बर्गर का एक बड़ा बाइट लेकर खाते हुए बोला, आलिया डियर, तुम खा क्यों नहीं रही हो? इससे पहले कि आलिया कुछ बोलती, सुमन हाथ में लिया हुआ एक चम्मच उसके सिर पर मारते हुए बोली, यू इडियट, कितनी बार तुझको बोला है कि आलिया से फ्लर्ट करेगा तो मार खाएगा। एक ढक्कन तू है और दूसरी बेवकूफ ये। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो पता नहीं बच्चे कैसे होंगे। रॉकी बेहद ही भद्दे तरीके से हंसता हुआ बोला, हाय, अरे यार, 2 नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारे बच्चे भी सुपर स्मार्ट होंगे, है ना आलिया डियर? रॉकी, अब अगर एक भी शब्द बोला ना तो यही ट्रे उठाकर तेरे सिर पर मारूंगी, आलिया ने चिढ़कर कहा। तभी सुमन ने ईशान को एक लड़की के साथ जाते देखा। उसको एक लड़की के साथ देखकर सुमन को झटका सा लगा। उसने फौरन पूछा, आलिया, क्या ईशान की कोई गर्लफ्रेंड है? आलिया ने लापरवाही से अपना सिर हिलाकर कहा, पता नहीं, होगी शायद। उसकी बात सुनकर सुमन थोड़ा नाराज होते हुए बोली, तुम लोग साथ में रहते हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं? अरे यार, वो किससे मिलता है, किससे बात करता है, ये उसका पर्सनल मैटर है, मुझे क्या पता कि उसकी लाइफ में कोई है या नहीं? आलिया झुंझलाकर बोली। सुमन ने एक सेकंड आलिया को देखा, फिर ईशान को देखा, फिर बिल्कुल सीरियस चेहरा बनाकर खड़ी होकर बोली, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो अब हो जाएगी। मैं अब उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाने जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर रॉकी ने उसका मजाक उड़ाते हुए आलिया से कहा, लगता है इसका थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिल गया, इसलिए ऐसा कह रही है। और दोनों हंसने लगे। सुमन इन दोनों की बात सुनकर भड़कते हुए बोली, अपने दोस्त को उसकी नई लव लाइफ स्टार्ट करने के लिए गुड लक विश करने के बजाय फालतू की बकवास किए जा रहे हैं दोनों। इधर तीनों आपस में बिजी थे। दूसरी तरफ सीनियर लड़कियों का एक ग्रुप दूसरे टेबल पर बैठा हुआ था और उन सबकी गॉसिप का मेन पॉइंट था अर्नब। अरे तुम्हें पता है, अर्नब फिर से वापस आ गया, और पता है आते ही उसने वर्मा सर का यहाँ से ट्रांसफर भी करवा दिया। बहुत ज्यादा बदतमीज और घटिया लड़का है ना? न जाने कितनी सारी बातों के लिए बदनाम है। तभी तो उसको यहाँ से निकाल दिया गया था, लेकिन कितना बेशर्म है, फिर से वापस आ गया। यार बदतमीज कहो या बेशर्म, मुझे तो वो बड़ा हॉट लगता है। लुक से कहीं ज्यादा तो उसका नेचर हॉट है, हमेशा सबसे झगड़ता ही रहता है। आई डोंट लाइक हिम, बट आई लाइक हिम, आई लव हिम। दूसरी टेबल पर बैठी लड़की ने जैसे ही ये सुना, उसके हाथ से चम्मच छूट गई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर की आलिया ही थी। जैसे ही उनमें से एक ने आलिया को देखा, वो फौरन उसको पहचान गई कि ये तो वही लड़की है जो एग्जाम रूम में अर्नब के बिल्कुल ठीक सामने बैठी थी। अब ये कौन सी नई एंट्री है जो अर्नब को पसंद कर रही है? इस लड़की के बारे में तो जानना पड़ेगा। आखिर वो अर्नब जैसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती है, जानेंगे अपने अगले चैप्टर में। वैसे आपको क्या लगता है, शेयर कर सकते हैं कमेंट करके, और सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया, और आई एम श्योर आप लोग अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे और लगातार सुन रहे होंगे पॉकेट एफएम। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते और सुनते हैं चैप्टर 47, साइकोपैथ। वो लड़की उठकर उसके पास आई और उससे पूछा, हेलो, तुम आलिया हो ना? आलिया ने पलटकर उसको देखा। आंखों पे काला चश्मा, गोरा चेहरा, जिसको आधा उसके बाल ढक रहे थे। आलिया ने सोचा कि अगर वो ये लड़की उसके पास उससे मिलने आई तो वो उसको जानती ही होगी। वो उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि ये कौन है, उसने उसको कहाँ देखा है। मुस्कान, तुम यहाँ? सुमन ने आकर पूछा। तुम आलिया को नहीं पहचानती क्या? नहीं, पहचानती तो हूँ,
लेकिन बहुत टाइम बाद देखा है इसको, मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमन के मुंह से उसका नाम सुनकर अब आलिया भी उसको पहचान गई थी। मुस्कान वैसे भी क्लास में चुपचाप रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी और उन लोगों में से ही एक थी जो किसी पर भी अपनी कोई छाप नहीं छोड़ते और अक्सर भीड़ में खो जाते हैं। इसलिए आलिया का उसे पहली नजर में पहचान न पाना कोई हैरत की बात नहीं थी। वो दरअसल, मैं ये जानना चाहती थी कि तुम भी रूम नंबर 6 में थी ना? मुस्कान ने शरारत से पूछा। हाँ, मैं उसी रूम में थी। तब तो तुमने उस लंबे हैंडसम लड़के को भी देखा होगा जो बिल्कुल ठीक तुम्हारे ही पीछे बैठा था। मुस्कान एक पल के लिए रुकी और फिर धीरे से बोली, अर्नब। उसका नाम सुनते ही आलिया का पारा एकदम गर्म हो गया और वो भड़कते हुए बोली, वो पागल सन की, वो साइको, एक जंगली जानवर। उसके एक एक शब्द पर मुस्कान का चेहरा मुरझाता चला गया। उसको मिलने जुलने तो छोड़ो, बात तक करने की तमीज नहीं है। स्टूडेंट्स तो क्या, वो टीचर्स तक से बदतमीजी करता है। बदतमीज इंसान। आलिया उसके लिए लगातार एक के बाद एक तीखे शब्द बोलती ही चली जा रही थी। एक्सक्यूज मी, किसी के पीठ पीछे बुराई करना ये भी तो बदतमीजी है ना? वो आवाज सुनकर आलिया बिल्कुल सिहर गई। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो जीन्स की दोनों पॉकेट में हाथ डाले हुए अर्नब मुस्कुराता हुआ उसके पास चलता चला आ रहा था। उसको देखते ही आलिया के चेहरे पर डर से पसीने की बूंदें उभर आईं। पास आकर बिना कोई वार्निंग दिए उसने टेबल पर जोर से एक किक मारी। टेबल पर रखा हुआ सारा खाना और ट्रे जोर की आवाज से जमीन पर गिरकर बिखर गए। पूरी कैंटीन के सारे लोग ये तमाशा देखने लगे। तभी उनमें से एक फुसफुसाया, ओ माय गॉड, ये तो अर्नब जोशी है, ये वापस कैसे आ गया? दूसरे ने बीच में ही उसको रोकते हुए बोला, अगर उसने सुन लिया ना, तुझे उड़ा देगा, कोई भी बचा नहीं पाएगा। रॉकी उठकर आलिया और उसके बीच में आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आलिया ने उसकी टी शर्ट खींचते हुए उसको इशारा किया कि वो एकदम शांत रहे। रॉकी गर्म खून का लड़का था जो आसानी से किसी से काबू नहीं आता था, लेकिन उस टाइम न जाने उसने आलिया की आंखों में क्या देखा जो उसकी बात मानकर चुप रहा और कुछ नहीं बोला। अर्नब वही शैतानी मुस्कुराहट होठों पर लिए आलिया से बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ये जो मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई की है उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, अगर तुम यहाँ सही सलामत रहना चाहती हो? इसकी बात सुनकर आलिया ने उसको घूरा। जो लोग अर्नब को जानते थे वो आलिया के लिए प्रे करने लगे, क्योंकि जिस अर्नब से कोई आंख मिलाकर बात करने की भी हिम्मत नहीं करता था, ये फर्स्ट ईयर की लड़की उसको घूर रही है। फिर चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए आलिया ने कहा, आई एम सॉरी। आलिया से माफी मंगवा लेना ही अर्नब के लिए काफी नहीं था। उसकी पुरानी आदत थी कि वो किसी भी बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देता था। जब आलिया से सॉरी बोलने पर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उसको और परेशान करते हुए कहा, सॉरी? इस तरह से नहीं, ऐसे मजा नहीं आया कि तुम मेरे सामने नीचे अपने घुटने पर बैठकर अपने हाथ जोड़कर और अपना सिर झुकाकर सॉरी बोलो। इससे थोड़ा सॉरी वाली फीलिंग आएगी। तो चलो अच्छी बच्ची की तरह वैसे ही सबके सामने माफी मांगो जैसे मैंने कहा है। उसके चेहरे की शैतानी स्माइल और भी ज्यादा बुरी हो गई। चारों तरफ 20 लोग थे, फिर भी एकदम सन्नाटा फैला हुआ था। आलिया ने अपना चेहरा उठाते हुए उसको एक तंज भरी स्माइल देते हुए कहा, तुम शायद समझे नहीं, किसी की पीठ पीछे बुराई करना गलत बात है। कोई भी बात किसी के पीठ पीछे नहीं बल्कि उसके सामने करनी चाहिए। मैंने तुम्हें सॉरी इसलिए बोला कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो तुम्हारे पीछे नहीं कहना चाहिए था, बल्कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह पर बोलना चाहिए था कि तुम कितने घटिया, वाहियात, बदतमीज और किसी जंगली जानवर से कम नहीं हो। अर्नब के चेहरे का सारा घमंड गायब हो गया था। पूरे कॉलेज में कोई उससे नजर मिलाकर बात करने से डरता था। ये लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे कॉलेज में सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रही है। वहां मौजूद सभी लोगों का मुंह हैरानी से खुला का खुला ही रह गया।
ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था कि एक लड़की ने उसकी यूं धज्जियां उड़ा दी हो, वो भी सबके सामने। अर्नब का चेहरा कठोर हो गया। वो घुर्राते हुए बोला, मैं जंगली जानवर? तुझे शायद पता नहीं कि मैं कौन सा जानवर हूँ। मैं वो जानवर हूँ जिसके सामने आने की कोई हिम्मत नहीं करता और हर कोई उसके सामने डर से कांपता है। एक्सक्यूज मी? आलिया ने उसको बीच में ही रोक दिया। सबसे पहले तो ये गलतफहमी अपने अंदर से निकाल दो कि तुम यहाँ कोई शेर हो। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी हैं ये सब तुमसे डरते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम कोई शेर हो और सबको खा जाओगे, बल्कि इसलिए डरते हैं कि तुम एक पागल कुत्ते हो जो कभी भी किसी को भी काट लेता है। उससे हर किसी को इन्फेक्शन होने का डर होता है ना, बाद में इंजेक्शन लगाने का भी डर होता है, इसलिए लोग तुमसे डरते हैं। मुझे हैरानी तुम्हारे पागलपन पर नहीं होती, बल्कि उन लोगों पर हो रही है जिन्होंने तुम्हें ना जाने क्यों लोगों के बीच खुला छोड़ दिया है। आलिया बेधड़क बिना किसी डर के उससे आंख मिलाकर लगातार बोले जा रही थी। उसका एक एक शब्द किसी गन की तरह अर्नब के आत्मसम्मान पर पड़ रहा था। जो लड़का किसी टीचर की डांट तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट की ऐसी बातें सुन रहा था, वो भी सबके सामने। वो यही सोच रहा था कि इसकी ऐसी गुस्ताखी के लिए इसको क्या सजा दी जाए। उसकी आंखें खूंखार होती चली जा रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल शांत था। लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान के आने के पहले वाली थी। आलिया ने जो पंगा लिया है, क्या लगता है आपको, सही किया या गलत? आपका क्या टेक है, शेयर जरूर कीजिएगा। और जानने के लिए कि अब इस पर अर्नब का क्या रिएक्शन होगा, जरूर सुनिए चैप्टर 48 ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। कि आलिया ने जो अर्नब से पंगा लिया है उसका अंजाम क्या होगा। चलिए सुनते हैं चैप्टर 47 फिर एक वादा। वहां खड़े हुए बाकी लोग अपने आप में ये सोच रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते। आई एम श्योर मेरी तरह आप भी एक्साइटेड होंगे कि आलिया ने जो अर्नब से पंगा लिया है उसका अंजाम क्या होगा। चलिए सुनते हैं चैप्टर 47 फिर एक वादा। वहां खड़े हुए बाकी लोग अपने आप में ये सोच रहे थे कि शायद आलिया अभी अर्नब को जानती नहीं है, तभी ऐसी बातें कर रही है। ये शायद मरना चाहती है। अर्नब ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए आलिया से कहा, अभी तुझे पता नहीं है कि मैं किस नस्ल का कुत्ता हूँ। तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत गलत किया, शायद अपनी जिंदगी की आखिरी गलती कर दी। तुझमें बहुत दम है जो तुम मेरे सामने इतना बोल पाए। अगर तुमने ये सुना है कि मुझे लड़कियों को पीटने में खुशी मिलती है, तो तुमने बिल्कुल सही सुना है। अर्नब की आंखों में हंसी और गुस्सा दोनों साथ झलक रहा था। उसके धमकी से भरे शब्द सुनकर रॉकी ढाल बनकर आलिया के सामने आकर खड़ा हो गया। अब अर्नब के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो एकदम सीरियस हो गया। पहली बार एक्सेल कॉलेज में किसी लड़की ने खुलेआम सबके सामने उसकी यूं इस तरह से बेइज्जती की थी। वो इसको यूं ही जाने नहीं दे सकता था। वहीं दूसरी तरफ रॉकी अर्नब के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए सबसे आगे रहता था। और जब बात आलिया की हो, तब तो वो जान भी दे सकता था और जान ले भी सकता था। खूबसूरत चेहरा होने का एक फायदा तो है, फोकट में ढेर सारे आशिक मिल जाते हैं और बॉडीगार्ड्स भी। अर्नब ने उन दोनों का ही मजाक उड़ाते हुए कहा और अपनी दोनों शर्ट की आस्तीन ऊपर कर ली। वो बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में था। कैंटीन में मौजूद हर एक शख्स की आंखों में एक अजीब सा डर था, न जाने अब क्या होने वाला है। वहां मौजूद किसी में भी उसको रोकने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ रॉकी भी समझ चुका था
कि ये लड़ाई अब लंबी खिंचेगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर की एक शिकन नहीं थी। बल्कि यूं कहें कि वो तो स्पोर्ट्स, एडवेंचर, फाइट इन सब के लिए हमेशा से तैयार ही रहता था। वो भी लड़ने के मूड में आ गया। उसके होते हुए आलिया कोई खरोच तक नहीं आ सकती थी। और अर्नब अपनी बेइज्जती का बदला लिए बिना ही मान जाए, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। उसका टारगेट रॉकी नहीं था, बल्कि आलिया थी। वो उस लड़की को सबके सामने पीट पीट कर बेहाल करना चाहता था, क्योंकि कैंटीन में मौजूद सबकी नजरों में वापस अपनी पावर बरकरार रखने का बस यही एक तरीका था। इससे पहले कि अर्नब का एक भी वार आलिया को पड़ता, अचानक आलिया की बाह पकड़कर उसे पीछे घसीटते हुए सिद्धार्थ वहां से ले जाने लगा। कितने लोग उसकी ये हरकत देख रहे थे, कितने लोग बाद में उसको लेकर गॉसिप करेंगे, उसे इस टाइम पर किसी की परवाह नहीं थी, अर्नब की भी नहीं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो सिद्धार्थ, छोड़ो मेरा हाथ, आलिया ने उसको लगभग डांटते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ उसकी तरफ देखे बिना ही उसको ले जा रहा था। अपनी बेवकूफी की वजह से वो किस मुसीबत में फंसने जा रही थी, उसको इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, और बिना किसी की परवाह किए वो उसको कैंटीन से बाहर ले गया। उस वक्त कोई ये नहीं सोच रहा था कि जरूर उन दोनों के बीच कुछ है, बल्कि हर एक के दिमाग में सिद्धार्थ फिल्मों के उस हीरो के जैसा साबित हुआ था जिसने उस बेवकूफ लड़की को एक सनकी की सनक से उस टाइम बचा लिया था। जब रॉकी ने ये देखा तो उसने भी सिद्धार्थ को नहीं रोका, क्योंकि उसके लिए उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी था आलिया की सेफ्टी। अर्नब सिद्धार्थ को आलिया को खींचकर वहां से ले जाते हुए देख रहा था, और उसने भी उसको ना ही रोका और ना ही अटैक किया। सिद्धार्थ से उसके कुछ पुराने हिसाब चुकाने बाकी थे, उनमें से एक ये भी जुड़ गया था। लेकिन उसकी आंखें आलिया को ऐसे घूर रही थी जैसे जंगल में भूखे शेर की आंखों के सामने ही कोई उसका शिकार छीन कर ले गया हो। वो सिर्फ उसको डराना चाहता था ताकि बाकी सबके सामने उसकी रेपुटेशन बनी रहे। लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। जब ये सब ड्रामा चल रहा था तो मुस्कान सब देख रही थी। इन सब बातों के बाद वो अर्नब से काफी डर गई थी। वो उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन डर की वजह से उसकी बोलती ही बंद हो गई। अर्नब की आंखों से जैसे आग निकल रही थी, लेकिन वो बिना किसी को कुछ कहे वहां से निकल गया। रॉकी सुमन पर इंप्रेशन जमाते हुए बोला, देगा बिना लड़े ही हार मानकर चला गया ना। अगर 2 मिनट भी ये यहाँ रुकता ना तो मैं इसकी सारी हेकड़ी निकाल देता। सुमन ने उसके सिर पर एक हाथ मारा। उसको तो वैसे भी सारी असलियत पता थी, लेकिन जाते हुए अर्नब के गुस्से के अलावा उसने एक बात और नोट की। जब मुस्कान ने पहले आलिया से अर्नब के बारे में पूछा था तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुस्कान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसको शक हो रहा था कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई बात जरूर थी। सिद्धार्थ आलिया को खींचता हुआ बिल्डिंग की छत पर ले गया। आलिया के लंबे बाल तेज हवा में उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, और वो बार बार उनको हटा रही थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? उसने गुस्से में पूछा। लेकिन सिद्धार्थ भी कोई कम गुस्से में नहीं था। उसका जवाब देने की बजाय उसने उल्टा उसी से पूछा, ये बताओ, क्या तुम सच में इतनी बड़ी इडियट हो? तुम उस घटिया अर्नब के बारे में अच्छी तरह से जानती हो। तुम जानती हो कि उसके लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट या लॉजिक मायने नहीं रखता। वो एक जंगली जानवर है और सिर्फ मारपीट से ही अपनी बात मनवाता है। फिर भी तुम उससे बहस क्यों कर रही थी? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी इस डायलॉग बाजी से डर जाएगा? तुमने उसको समझाया नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा भड़का दिया है। अब वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, समझी? तुम्हें मरने का बहुत शौक है। आलिया उसकी बात पर चुप हो गई, क्योंकि गलती उसकी भी कम नहीं थी। लेकिन फिर अपने फेवर में उसने बोला, तो मैं और क्या करती? मैं उससे कोई बहस नहीं करने गई थी। वो खुद कैंटीन में मेरे पास आकर झगड़ा करने लगा था, मुझे धमकाकर जबरदस्ती माफी मंगवा रहा था। मैं उससे कोई बहस नहीं कर रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं उसे मारपीट कर नहीं डरा सकती, लेकिन कम से कम उस पर चिल्ला तो सकती हूँ ना। सिद्धार्थ ने जब उसकी बात सुनी तो उसने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे से यह दिख रहा था
कि वो अभी भी उसकी बात से संतुष्ट नहीं था। यानी कि तुम अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो, सिद्धार्थ ने उसे घूरते हुए कहा। आलिया ने जब उसका ऐसा चेहरा देखा तो उसने अपनी नजरें नीची कर ली और धीमी आवाज में बोली, ठीक है, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई है ना, कोई बात नहीं। अब अगर वो मुझे फिर से कुछ कहेगा ना तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट का जॉब ठीक तरह से करूंगी और तुम्हें फिर शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। एक पल के लिए सिद्धार्थ का दिल उसकी सॉफ्ट आवाज सुनकर पिघल गया, लेकिन दूसरे ही पल उसकी बातें याद आते ही फिर से नाराज हो गया। अब और परेशान नहीं करूंगी, असिस्टेंट की जॉब ठीक से करूंगी या शिकायत का मौका नहीं दूंगी, इन सब बातों से उसका क्या मतलब? उसने पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। कुछ तो बात जरूर है, जरूर इसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। सिद्धार्थ यही सब सोच रहा था। उसने फिर वापस एक एक बात पर जोर देते हुए कहा, आलिया, मेरी एक बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो। अब से तुम कोई भी बेवकूफी का काम नहीं करोगी। वैसे भी अब से वो सनकी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अगर फिर कभी तुम किसी वजह से ऐसी परेशानी में फंस गई तो मेरे पास तो किसी भी मदद की उम्मीद को लेकर मत आना। अंडरस्टैंड? आलिया उसका मुंह ताकती रह गई। ये ऐसे क्यों बोल रहा था? वो तो उसके पास मदद के लिए गई भी नहीं थी, उल्टा वो खुद ही बीच में कूद के सबके सामने उसको वहां से खींचकर यहाँ ले आया था। लेकिन फिर जल्दी से संभलती हुई वो बोली, हाँ, मैं वादा करती हूँ अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसकी सहमति पर भी सिद्धार्थ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं तो इस वक्त ये सोच रही हूँ कि अर्नब अब आलिया के साथ क्या करेगा, उसका अगला कदम क्या होगा। आपको भी ये टेंशन होगी ना? मुझे बताइएगा जरूर, क्या लगता है, आलिया मानेगी या दोबारा अर्नब से पंगा लेगी? क्या सिद्धार्थ उसका साथ देगा या जैसा उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ वैसा करेगा? अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा और आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज बताइएगा। सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। जानने के लिए कि आखिर आगे अर्नब करने क्या वाला है, आप भी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आखिर आगे अर्नब करने क्या वाला है। आप भी है ना? तो चलिए बिना किसी रुकावट के चैप्टर 49, नया आत्मविश्वास। अगले दिन एग्जाम के लिए आलिया पूरी तरह से दिमागी रूप से तैयार होकर गई, एग्जाम्स के लिए भी और अर्नब के लिए भी। जब वो अपनी सीट पर एग्जाम देने के लिए बैठी तो पहले से ही कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। अर्नब पहले की तरह उसके पीछे की सीट पर बैठा। वो भी शायद ये कसम खाकर आया था कि अगर अभी फिजिकली ना सही लेकिन उसको मेंटली डिस्टर्ब तो करेगा ही, ताकि उसका एग्जाम खराब हो जाए। वो कभी सीट पर किक मारता तो कभी उस पर पेपर बॉल मारता। वो पीछे बैठकर हर तरह से उसको परेशान कर रहा था। आलिया भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए ना तो वो किसी तरीके से रिएक्ट कर रही थी और ना ही किसी से कंप्लेन कर रही थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जब वो अपना एग्जाम पेपर लिख रही थी तो उसकी मूवमेंट के साथ साथ उसकी पोनी टेल भी इधर उधर लहरा रही थी। पीछे बैठा अर्नब उसकी चोटी को ध्यान से देखता है। पहले उसने उसकी चोटी के साथ कोई बड़ी शरारत करने की सोची, लेकिन जब उसने आगे बढ़कर जोर से सांस खींची, एक बिल्कुल फ्रेश खुशबू उसको महका गई। उसने अपनी आंसर शीट का एक पेज फाड़ा और उस पर कुछ लिखा और आलिया की तरफ उछाल दिया। आलिया उसकी इस हरकत पर हैरान रह गई। एग्जाम के बीच में इस तरह पेपर बॉल से मारना वाकई बहुत ही चीप हरकत थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि उस पर कुछ लिखा था। उसने इस पेपर को खोलकर पढ़ा, जिस पर लिखा था, इस साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में तुम हिस्सा लेने वाली हो। आलिया ने वापस लिखा, तुम्हारा दिमाग खराब है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो, और वापस उसकी तरफ उछाल दिया। अर्नब ने सोचा था कि शायद वो उस पेपर को फाड़ देगी,
या शायद अवॉइड कर देगी। लेकिन जब उसने देखा कि आलिया ने उस पर कुछ लिखकर वापस उसकी तरफ फेंका है, तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। लेकिन जब उसने उसको पढ़ा तो उसकी स्माइल गायब हो गई और मुस्कुराहट की जगह गुस्सा छलकने लगा। फिर उसने दोबारा उस पेपर पर लिखा, तुम जानती हो कि तुम क्या बोल रही हो और किसको बोल रही हो। मुझसे इस तरह से बात करने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। जिसके जवाब में आलिया ने लिखा, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, बार बार मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, समझे। अर्नब को और भी गुस्सा आ गया। किस चीज का घमंड कर रही हो तुम? ना तो शक्ल है ना दिमाग है, इसलिए अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर लो, वरना बाद में तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। उस पर आलिया का जवाब आया, मेरा छोड़ो, अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर लो पहले। बैल जैसा शरीर है और बुद्धि भी बैल जैसी ही है। अर्नब का पारा हाई हो गया। मैं बैल हूँ तो तुम क्या हो? मैं पूरे कॉलेज का सबसे प्रॉमिसिंग, हैंडसम, डैशिंग, स्मार्ट और हॉट बंदा हूँ। आलिया भी कोई कम नहीं थी, उसने भी पलट के लिखा, तो फिर मैं दुनिया की सबसे क्यूट, खूबसूरत और डैशिंग बेब हूँ। एक दूसरे को लगातार पेपर बॉल से मैसेज पे मैसेज फेंके जा रहे दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि एग्जामिनर उन दोनों को ही बड़ी देर से वॉच कर रहा है। इससे पहले कि आलिया वो पेपर उसकी तरफ वापस फेंक पाती, एग्जामिनर ने आकर उसको पकड़ लिया और कड़क आवाज में बोला, अपनी चीटिंग स्लिप इधर लाओ। शर्म नहीं आती चीटिंग करते हुए? उस कड़क आवाज से आलिया बिल्कुल सहम गई। उसकी तो बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वैसे तो उसमें अर्नब भी इन्वॉल्व था, लेकिन एग्जामिनर ने जानबूझ उसको अवॉइड कर दिया और सिर्फ आलिया को ही पकड़ा। इधर लाओ पेपर, उन्होंने दोबारा से कड़कती आवाज में कहा। बेचारी घबराई हुई आलिया ने वो पेपर निकाला, लेकिन उसको देने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एग्जामिनर ने उसको ऑर्डर दिया कि वो उस पेपर बॉल को खोलकर पढ़कर सुनाए। आलिया थोड़ा हिचकिचाई। एग्जामिनर ने डांटते हुए फाइनल वार्निंग दी, तो उसने खड़े होकर कांपते होठों से पढ़ा, मैं इस दुनिया की सबसे क्यूट, खूबसूरत और डैशिंग बेब हूँ। पूरी क्लास में सभी ठहाका मारकर हंस दिए और सिद्धार्थ ने अपना सिर पीट लिया। इस बेवकूफ लड़की ने खुद का मजाक उड़ाने की जैसे कसम खाई हुई है। आलिया को अब इस बात का एहसास हुआ कि अर्नब का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जब उसके हर तरह से परेशान करने पर भी जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसने उसे एग्जाम में चीटिंग के ब्लेम में फंसा दिया। सिद्धार्थ ने फटाफट अपना पेपर कंप्लीट किया और सबमिट करके फौरन निकल गया। उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि अर्नब उसको नुकसान पहुंचाने के बजाय उससे पेपर बॉल से चीटिंग कर रहा था। इन सब के अलावा एक और जो सबसे जरूरी चीज जो उसने नोटिस की, वो ये थी कि आलिया के लिए उसकी फीलिंग पहले जैसी नहीं रह गई। शायद अब ये बढ़कर कुछ और हो गई थी, लेकिन इस एहसास को वो महसूस नहीं करता था, या शायद महसूस करना नहीं चाहता था। एग्जाम के बाद वीकेंड और एनसीसी का ट्रेनिंग कैंप होना था, लेकिन आलिया को इन सब से क्या। उसने तो अपनी छुट्टियां बिताने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। तभी एक क्लास में एक सर्कुलर आया और ये अनाउंस हुआ कि फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को इस कैंप में हिस्सा लेना कंपलसरी है। ये कैंप 10 दिन चलेगा और इस कैंप में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स और अटेंडेंस भी सेमेस्टर के रिजल्ट में जोड़ी जाएगी। उफ, ये जबरदस्ती की ट्रेनिंग। ओह, अब समझ में आया, अर्नब क्लास में इसी कैंप की बात कर रहा था। आलिया ने फौरन सुमन को कॉल किया। यार, सारा मूड ऑफ हो गया। मैंने तो वीकेंड पर घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन इस जबरदस्ती की ट्रेनिंग ने सारा प्लान चौपट कर दिया। इतना कहकर वो रोने लगी। सुमन को जैसे उसके रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, ये तो यहाँ का ट्रेडिशन है। एनुअल फंक्शन, एनुअल स्पोर्ट्स डे, एनसीसी कैंप, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होते हैं, ताकि एक्सेल कॉलेज के हर फंक्शन में लंबी चौड़ी भीड़ बरकरार रहे। आलिया और जोर से रोने लगी। मैंने सोचा था कि पिछले स्कूल की तरह यहाँ भी बंक मार दूंगी, लेकिन तभी सुमन ने उसको बीच में रोका। ओ माय डियर, ये हमारा पुराना स्कूल नहीं है, ये पूरे शहर का सबसे पॉपुलर कॉलेज है। यहाँ रहना है
तो सारे रूल्स मानने पड़ेंगे। घर आकर आलिया ने अपने पापा को इस बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए और बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम इससे तुम्हारी अच्छी तरह से एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तभी कार्तिक ने बीच में ही टोका, एक्सरसाइज? वो भी आलिया की? ये 100 मीटर पैदल तो चल नहीं सकती, कैंपिंग कहाँ से करेगी? आलिया उसकी बात पर भड़कते हुए बोली, क्या आप एक दिन भी मेरा मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सकते? एक्चुअली मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे मेरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। कार्तिक उसको चिढ़ाते हुए बोला। प्रशांत जी ने बाकी तीनों से पूछा, क्या वो भी ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्या लगता है आपको, सिद्धार्थ आलिया के साथ इस कैंप में जाएगा? क्या वो अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? और कैंप का कंपलसरी होना कहीं अर्नब की कोई चाल तो नहीं? जानेंगे अपने अगले चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 50। वैसे कॉलेज ज्वाइन करने के बाद से उन्होंने कोई बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं किया था, क्योंकि वो पहले अपनी स्टडीज और बाकी एक्टिविटीज पर फोकस करके जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करना चाह रहे थे। रोहित एक्साइटेड होते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैंने पहले कभी भी कैंपिंग नहीं की, मेरा तो बड़ा मन करता है ये एडवेंचर्स करने का। हाँ, स्टडीज के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए, और फिर ये तो कंपल्सरी भी है। ईशान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। सिद्धार्थ ने आलिया को देखा। अभी थोड़ी देर पहले ये ट्रेनिंग कैंप को लेकर इतना अपसेट थी और अब बड़े आराम से अपना डिनर करने में बिजी थी। उसने ज्वाइन करने या ना करने को लेकर कोई बात नहीं की और डिनर के बाद चुपचाप ऊपर चला गया। डिनर के बाद ईशान ने कॉलेज की बातें और एग्जाम्स के बारे में पूछता रहा। फिर थोड़ी देर बाद ही उसने उसके और सिद्धार्थ के बारे में पूछा कि उन दोनों के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ। आलिया चुप हो गई, फिर 2 सेकंड बाद बोली, नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ओह अच्छा, ईशान मुस्कुराया। मैंने तो बस इसलिए पूछा था क्योंकि आजकल वो काफी अपसेट रहता है, मुझे लगा कि शायद तुम दोनों के बीच में कोई टेंशन होगी। आलिया ने फौरन कहा, मेरी वजह से उसको टेंशन क्यों होगी? मैं कोई उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ। आलिया ने ईशान की बात पर थोड़ी देर सोचा तो उसे याद आया कि कॉलेज में छत पर हुई बात के बाद उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। आलिया अपने रूम में जाकर ट्रेनिंग कैंप के लिए पैकिंग करने लगी। जब कार्तिक ने उसके कमरे में आकर देखा कि कमरे में लगभग सभी चीजें बिखरी हुई थी और वो इधर उधर भागकर चीजों को उठा रही थी और रख रही थी, कार्तिक अंदर आकर उसको पैकिंग में हेल्प करने लगा। तुम क्या पिकनिक पर जा रही हो जो इतना खाने का सामान लेकर जा रही हो? कार्तिक ने ढेर सारे स्नैक्स के पैकेट देखकर कहा। आलिया ने देखा कि उसका भाई फिर से उसकी खिंचाई करने लगा तो वो झुंझलाकर फिर से उससे लड़ने लगी और थोड़ी देर बाद ही अपने रूम से निकलकर नीचे चली गई। जैसे ही वो नीचे कॉफी शॉप में पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वहां पर अर्नब आराम से बैठा हुआ कॉफी के सिप ले रहा था और उसको देखते ही मुस्कुराकर बोला, हेलो आलिया डियर। वो वहां से जैसे ही वापस भागने के लिए मुड़ी, उसके सामने सिद्धार्थ आ गया। वाओ, ये तो कमाल हो गया, इतने बड़े सेलिब्रिटी मिस्टर सिद्धार्थ ओबरॉय यहाँ पर। उसकी आवाज में एक अलग सी ये शैतानी खनक थी। आलिया ने सिद्धार्थ को बीच में ही रोकते हुए वापस ऊपर भेजना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अर्नब ने उसको देख लिया था। उसका सिद्धार्थ को इस तरह रोकना उन दोनों के रिलेशनशिप का लेवल दिखा रहा था। अर्नब देखते ही समझ गया कि अगर सिद्धार्थ यहाँ पर रह रहा है तो उन दोनों के बीच सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, कुछ तो बात है। वरना वो तो एक सेलिब्रिटी है, तो वो उसको तो किसी लग्जरी विला या 5 स्टार होटल में रुकना चाहिए, जबकि वो एक मामूली सी कॉफी शॉप में क्या कर रहा है? जाहिर है वो यहाँ पर सिर्फ आलिया की वजह से ही होगा। वैसे आया तो वो भी था सिर्फ आलिया से ही मिलने। उसने टीचर के रजिस्टर से उसका एड्रेस लिया
और यहाँ पर सिर्फ उसको डरा कर यह एहसास दिलाने आया था कि वो कॉलेज के साथ साथ घर तक उसका पीछा कर रहा है और वो उससे बच के नहीं जा सकती। वो यहाँ पर आलिया को सरप्राइज देने आया था, लेकिन सिद्धार्थ को उसके साथ देखकर खुद ही सरप्राइज हो गया। उसको देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि वो यहाँ पर सिर्फ आलिया को परेशान करने आया है। आलिया को अपने सामने से हटाकर वो गुस्से में उसके पास गया और बोला, क्या चाहते हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? जवाब में अर्नब ने बड़े इत्मीनान से टिश्यू से अपने होंठ पोंछे और एकदम से ऐसे खड़ा हुआ जैसे कोई जानवर शिकार से पहले तैयार होता है। फिर हंसते हुए कहने लगा, अरे यार, मैं जब भी इसके पास आता हूँ तुम पहले ही पहुंच जाते हो। आखिर चक्कर क्या है? और वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आलिया के लिए आया हूँ। जब आलिया ने ये सुना तो वो एकदम घबरा गई। उस दिन जो मैंने सबके सामने इसकी बेइज्जती की थी, ये कहीं उस दिन का बदला लेने तो यहाँ नहीं आया। कॉलेज होता तो वो उसको अलग ढंग से ट्रीट करती, लेकिन घर में वो किसी के सामने कोई इशू नहीं बनाना चाहती थी। तभी उसके पापा प्रशांत बाहर से अंदर आ गए और आलिया को देखकर बोले, अरे बेटा, ये तुम्हारा क्लासमेट आया है, कह रहा है कि इसकी कोई बुक तुम्हारे पास छूट गई है, वही लेने आया है। आलिया कुछ नहीं बोली। वो जानती थी कि अर्नब उसके पीछे पीछे घर तक इसलिए आया है ताकि वो उसको और ज्यादा परेशान कर सके। उसके चेहरे पर टेंशन देखकर सिद्धार्थ ने उसे धीरे से कहा, आलिया, तुमने सुना नहीं? वो बुक लेने आया है, जाओ ऊपर जाकर बुक ले आओ। उसने जब ये सुना तो फौरन समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है और वो उसकी बात मानकर फौरन ऊपर भाग गई। अर्नब ने जब ये देखा तो वो भी समझ गया कि सिद्धार्थ ने जानबूझकर न सिर्फ आलिया से अपनी खास तरह की दोस्ती का प्रूफ दिया है, बल्कि बड़ी ही चालाकी से उसको वहां से हटा भी दिया। अगर वो उसके घर में नहीं होता तो अलग ही तरीके से उससे निपटता, लेकिन उस टाइम वो होठों पर वही शैतानी मुस्कुराहट लिए चुपचाप उसके पास आकर धीमी आवाज में बोला, यार तुम बड़े ही जल कुकड़े हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आलिया से मिलने आया हूँ। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? सिद्धार्थ ने भी धीमी लेकिन सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो मेरी क्या है। तुम बस एक बात अपने दिमाग में रखना कि वो बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारा कोई खिलौना नहीं है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। ओह अच्छा, इसका मतलब वो तुम्हारा खिलौना है, इसलिए डर रहे हो कि कहीं मैं तुम्हारा खिलौना तोड़ ना दूं, है ना? अर्नब उसकी आंखों में घूरते हुए उसके और पास आ गया। सिद्धार्थ उसकी तरफ उंगली उठाते हुए बोला, अर्नब, मेरी बात को सीरियसली लेना। तुम्हारे और मेरे बीच जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं 2 साल पहले ही खत्म कर चुका हूँ, और अगर तुम कहो तो मैं तुमको भी खत्म कर दूं। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, वरना इस बार प्रॉब्लम को नहीं बल्कि तुम्हें खत्म कर दूंगा। 2 साल पुरानी बात का दोबारा से जिक्र सुनकर अर्नब का भी खून खौल गया, लेकिन यहाँ पर वो कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप हो गया। बस अपने दांत पीसते हुए उसने बोला, मैं तुम्हें एनसीसी कैंप में देख लूंगा, उम्मीद है वहां तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला। मेरे बचने की टेंशन मत लो, तुम बस अपनी फिक्र करो। सिद्धार्थ ने भी बिना डरे उसी की तरह उसको जवाब दिया। उसने 2 सेकंड उसको घूरा, फिर आंखों ही आंखों में उसको वार्निंग देते हुए वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ वापस मुड़ा और ऊपर आने लगा। बीच रास्ते में ही आलिया एक बुक लिए खड़ी नीचे उन दोनों को देखने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ को ऊपर आता देखकर वो बोली, क्या हो गया? वो दोबारा वापस तो नहीं आएगा? सिद्धार्थ ने बस कहा और उसकी बाह पकड़कर उसको ऊपर लेकर आने लगा। क्या मतलब? वो फिर वापस आएगा? वो यहाँ पर अपना बदला लेने आया था ना, वरना वो मेरे पीछे पीछे घर तक क्यों आता? मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए, कहीं वो बाहर के गुंडे बुलाकर मेरी शॉप ना तोड़ दे। ऊपर आते हुए सिद्धार्थ चुपचाप उसकी बकबक सुनता रहा और फर्स्ट फ्लोर पर आकर उसकी बाह छोड़ दी और ऊपर सेकंड फ्लोर पर जाने लगा। मैं इतनी देर से तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आलिया ने उसके पीछे झुंझलाते हुए पूछा। उसकी ये बात सुनकर सिद्धार्थ रुक गया। वो पीछे पलटा और वापस नीचे आया और उसके पास आकर
घूरते हुए अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ से दीवार पर टिका दिए और उसके थोड़ा और करीब आ गया, इतना कि उसकी सांसें उसको साफ साफ महसूस हो रही थी। आलिया का चेहरा एकदम से लाल हो गया और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसने घबराकर अपनी नजरें झुका ली। उसकी घबराहट देखकर सिद्धार्थ उसके पास से हट गया और बोला, इसलिए क्योंकि मैं बेवकूफों से बात नहीं करता। आई एम श्योर आपने ये लास्ट वाला सीन जरूर इमेजिन कर लिया होगा, है ना? सिद्धार्थ बड़ा रोमांटिक है यार। आपका क्या टेक है, शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन अभी रोमांस से हटकर हमें आलिया और अर्नब की लड़ाई पर फोकस करना है। आखिर अर्नब इतनी आसानी से आलिया को छोड़ने वाला तो नहीं है, और क्या है ये 2 साल पुराना मामला, जानेंगे अपने अगले चैप्टर 51 में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। एक और नया दिन और एक और नया एपिसोड। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 51, एडवेंचर कैंप। जब सिद्धार्थ इस तरह से उसका मजाक उड़ाकर जाने लगा तो आलिया को लगा जैसे किसी ने उसके आत्मविश्वास पर भारी चोट कर दी हो। उसने भी गुस्से में उसको बोला, और मैं भी तुम्हारे जैसे अकड़ू से बात नहीं करती, समझे? और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माना कि वो उतनी स्मार्ट नहीं है, तो क्यों वो हर बार उससे इस तरह से बिहेव करता है? उसको अपनी जीनियस होने का इतना घमंड क्यों है? बार बार वो उसको इसी बात पर हमेशा नीचा दिखाता रहता है। उसको रोते हुए देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघलने लगा। वो पहले ही अर्नब की वजह से टेंशन में थी और उसने उसकी टेंशन को और बढ़ा दिया। उसका मन हुआ कि वो वापस जाकर उसको थोड़ा दिलासा दे, लेकिन फिर उसने उस फीलिंग को अपने दिमाग से झटक दिया और वापस उसी तेजी से ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद आलिया गुस्से से अपने रूम में आई तो देखा उसके कमरे की सारी बिखरी हुई चीजें बिल्कुल ठीक ढंग से अपनी अपनी जगह रखी हुई हैं। और ये सब कार्तिक ने किया था। वो चाहे जितना भी उसको चिढ़ाकर परेशान करता रहता है, लेकिन उसकी छोटी बहन के लिए उसके दिल में उतना ही प्यार है। आखिरकार वो दिन आ गया। आलिया अपना लगेज लेकर कॉलेज बस के लिए वेट कर रही थी, जहाँ पर वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ एनसीसी ट्रेनिंग कैंप के लिए जाने वाली थी। उसके पापा और भाई भी उसको स्टॉप तक छोड़ने आए थे, जहाँ से कॉलेज की बस उनको पिक करने वाली थी। कार्तिक ने दोबारा उसका लगेज चेक किया कि कहीं वो कुछ भूल तो नहीं रही। तब तक बस आ गई और आलिया उसमें चढ़ गई। उसके पापा ने चढ़ते हुए उससे पूछा कि उसका वॉलेट कहाँ है। आलिया घबराकर अपनी पॉकेट में टटोलने लगी। वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। वो पर्स को घर पर ही भूल गई थी। बस आ चुकी थी, इसलिए वो अपना पर्स लेने घर वापस नहीं जा सकती थी। अरे पर्स भूल गई तो क्या, अपना फोन तो नहीं भूली ना? कार्तिक ने फिर से उस पर कटाक्ष किया। इस बार आलिया कोई जवाब नहीं दे सकी क्योंकि गलती उसी की थी। कार्तिक ने अपने वॉलेट से कुछ पैसे दिए। प्रशांत जी सिद्धार्थ से बोले, बेटा वो कॉलेज जरूर पहुंच गई है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा ही है। तुम उसके लिए थोड़े पैसे रख लो, क्योंकि अगर मैं उसको दूंगा तो वो फिर से कहीं गिरा देगी या भूल जाएगी। अगर उसको जरूरत पड़े तो तुम उसकी मदद कर देना। प्रशांत जी ने सिद्धार्थ को पैसे देते हुए कहा। सिद्धार्थ को फिर से वो कॉन्सर्ट वाली शाम याद आ गई, जब वो अपने आइडल युवराज से मिलने के एक्साइटमेंट में बिना पर्स लिए ही चली गई थी और फिर उसको वहां से उसको लेकर आना पड़ा था। प्रशांत जी की अपनी बेटी के लिए फिक्र बिल्कुल वाजिब थी। सिद्धार्थ न चाहते हुए भी उनको मना नहीं कर सका। वो सिर्फ उसको पैसे नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप रहे थे। वो भी ईशान और रोहित दोनों के साथ बस में चढ़ा तो लड़कियां उन तीनों के लिए चीखने लगी। 3 स्टार भी उनके साथ ही बस में जाने वाले थे। सिद्धार्थ की नजर जब आलिया पर पड़ी तो उसने देखा कि वो पीछे सुमन के साथ बैठी फोन में कुछ देखकर हंसे जा रही थी। उसकी टी शर्ट पर बड़ा सा कार्टून बना हुआ था। उसको पहनकर वो भी बिल्कुल कार्टूनी लग रही थी। वो उससे थोड़ी दूर पर अपनी सीट पर बैठ गया और पीछे सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग 3 घंटे बाद कॉलेज बस एनसीसी कैंप के बेस कैंप पर पहुंच गई थी। ये शहर से लगभग बाहर एक बीहड़ जगह थी। बस सिर्फ बेस कैंप तक ही गई थी।
ट्रेनिंग के लिए वहां से लगभग 2 किलोमीटर और आगे जाना था, जहां पर ट्रेनिंग का पूरा माहौल तैयार था। टीचर ने सभी को 4-4 के ग्रुप में बांटकर हर ग्रुप को एक कैंप दे दिया। आलिया, सुमन, मुस्कान और नेहा को एक ग्रुप में रखा गया। आलिया और सुमन वहां की कुदरती खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुई। आलिया सुमन से चहक कर बोली, चल सुमन, थोड़ा सा पास में घूम कर आते हैं, और उसके हाथों में हाथ डालकर जाने लगी। तभी उसका हाथ पकड़कर मुस्कान ने उसको रोका। आलिया चौंक गई। क्या हुआ मुस्कान? इससे पहले कि वो कुछ पूछती, मुस्कान जल्दी से बोली, आलिया होशियार रहना, यहाँ पर तुम्हें बहुत बड़ा खतरा है। वो काफी घबराई हुई सी लग रही थी। तभी पीछे से नेहा आ गई। क्या बातें हो रही है, जरा हमें भी तो बताओ। वो खतरनाक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। मुस्कान हड़बड़ा गई और वहां से हट के अपना लगेज चेक करने लगी। आलिया को नेहा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसको देखते ही उसका अच्छा खासा मूड खराब हो गया। वो बिना कुछ बोले सुमन को लेकर वहां से आगे बढ़ गई। नेहा समझ गई कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ बात हुई और पलटकर मुस्कान को घूर कर देखने लगी। नेहा के तेवर देखकर मुस्कान थोड़ा सहम गई। लगभग 10 मिनट पहले अदिति, जसमीत और नेहा वॉशरूम में बात कर रही थी। आलिया को देखकर तो मेरा सारा मूड ही खराब हो जाता है। कैसे भी करके मुझे उसको सबक सिखाना है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये काम मैं कैसे करूं। अदिति के लिए आलिया उसकी आंखों का कांटा थी। पिछली बार जब उसने उसको कॉलेज से निकलवा देना चाहा था, तो उसके भाई की वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उस टाइम तो वो फैमिली प्रेशर की वजह से चुप रह गई थी। तब न सिर्फ उसको अपने दिल पर पत्थर रखकर आलिया से पूरे कॉलेज के सामने माफी मांगनी पड़ी थी, बल्कि उन सब के सामने उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई थी। उसकी पूरी रेप्यूटेशन और चार्म 1 मिनट में खत्म हो गई थी, और वो सब आलिया की वजह से। वो अपमान वो आज तक नहीं भूल पाई और सही मौके का इंतजार कर रही थी। कुछ भी करके आलिया को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, और इसके लिए इससे अच्छा मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। इस ट्रेनिंग कैंप में ये काम आसानी से हो जाएगा, किसी पर भी कोई ब्लेम नहीं आएगा। ये कहकर वो हंस दी। जसमीत और नेहा भी उसके साथ हंस पड़ी। तभी अचानक उसको कमरे के बाहर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। जसमीत ने पूरी ताकत से भड़ाक की आवाज से दरवाजे पर एक लात मारी। दरवाजे के पीछे मुस्कान एकदम से डर गई। नेहा उसके पास गई और घुर्राते हुए पूछा, क्या सुना तुमने? बेचारी डरी सहमी मुस्कान ने अपना सिर हिलाकर मना किया। डर के मारे उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। गुड, नेहा ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारे ग्रेड से पता चलता है कि तुम एक सीधी सादी सी लड़की हो, और मुझे ऐसे लोग पसंद है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम एक्सेल कॉलेज में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी कॉलेज फीस स्कॉलरशिप और कॉलेज की फाउंडेशन से अरेंज होती है। क्यों, सही कहा ना? मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बिना एक शब्द भी बोले चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ी थी। नेहा आगे बढ़कर उसके कॉलर को सही करते हुए बोली, कॉलेज फाउंडेशन हमारे जैसे रईस परिवारों के फंड से चलता है, इसलिए तुम जैसों को हमारा एहसानमंद होना चाहिए। सिर्फ हम लोगों की वजह से ही तुम आज एक्सेल कॉलेज में हो। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। आज जो तुमने सुना, अगर उसके बारे में तुमने कहीं भी किसी से भी अपना मुंह खोल के बका, तो फिर हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाएगा। मुस्कान बेहद डर गई थी। उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। तभी जसमीत ने आगे बढ़कर अपने मोटे हाथों से उसके बाल पकड़कर दरवाजे से कई बार लड़ा दिया और उसके पेट में जोर से एक किक मारकर उसको नीचे गिरा दिया। मुस्कान वैसे भी बिल्कुल दुबली पतली चिड़िया जैसी थी। जसमीत के भारी भरकम डील डॉल के सामने वो तो जैसे उड़ ही गई। उसके गिरते ही तीनों बेशर्मी से हंसने लगे। जसमीत ने उसको धमकाते हुए कहा, जल्दी उठ और भाग यहाँ से। मुस्कान दर्द से करहा रही थी, लेकिन जसमीत की धमकी से वो तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई, अपने बाल ठीक किए और अपने कपड़े झाड़े और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसकी सिसकियों के अलावा और कोई भी शब्द डर की वजह से उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। ये तो एक डरपोक लड़की है, इससे हमें कोई खतरा नहीं,
जसमीत अपनी टी शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए बोली, फिर भी इस लड़की पर नजर रखना। अदिति ने उसके जाने के बाद दोनों से बोला। उसके इतना डराने, धमकाने और पीटने के बाद भी जब नेहा का मन नहीं भरा तो उसने पूरी भरी हुई वाटर बॉटल का सारा पानी मुस्कान के बैग पर डाल दिया। उसके कपड़े, यहाँ तक कि बिस्तर भी पूरा भिगो दिया। ये तो कहानी में अलग एंगल का ट्विस्ट हो गया। हमें लगा था अर्नब विलन है, ये तो लड़कियां ही विलन बन गई। क्या लगता है ये कैंप वाकई आलिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है? क्या सिद्धार्थ उसकी मदद करेगा? जानने के लिए जरूर सुने हमारा अगला चैप्टर 51 ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए आगे बढ़ते और सुनते हैं कहानी का चैप्टर 52, फिर से तकरार। जब आलिया और सुमन शाम को अपने कैंप में वापस लौटी तो देखा मुस्कान सिर झुकाए अपना गीला बिस्तर बिछाकर उसको सुखा रही थी। अरे मुस्कान, ये तुम्हारे कपड़े और बिस्तर ये कैसे भीग गए? यहाँ बारिश हुई थी क्या? मुस्कान ने अपना सिर उठाकर उसको देखा पर कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी लाल लाल सूजी हुई आंखें और गालों पर सूखे हुए आंसुओं के निशानों से उन्हें सब पता चल गया कि किसकी करामात है। उन्होंने कैंप के किनारे बैठी नेहा को देखा, जो च्युइंगम चबाते हुए हेडफोन पर किसी हार्ड रॉक म्यूजिक की बीट्स पर सिर हिलाते हुए एंजॉय कर रही थी। उन दोनों को यह सारा माजरा समझते हुए देर नहीं लगी। आलिया ने फिलहाल उसको अवॉइड करते हुए मुस्कान को संभाला और उससे अपना बेड शेयर करने का ऑफर दिया। मुस्कान उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोली, नो थैंक्स, मैं अपने बिस्तर में ही मैनेज कर लूंगी। अरे लेकिन तुम्हारा बिस्तर तो पूरा गीला है, इस गीले बिस्तर पर लेटोगी तो बीमार पड़ जाओगी। कल तक तुम्हारा बिस्तर सूख जाएगा तो तुम उसको यूज कर लेना। तुम एक काम करो, आज मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मैं आलिया के पास सो जाती हूँ, ठीक है? सुमन ने मुस्कान की मदद करने के लिए बोला। इस बार मुस्कान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाकर उसको थैंक यू कहा। तभी एक अनजान नंबर से आलिया के फोन पर एक मैसेज आया, फौरन कैंटीन में पहुंचो 1 मिनट के अंदर। आलिया ने वो नंबर चेक किया। ये नंबर सिद्धार्थ का तो नहीं था और ना ही किसी जानने वाले का नंबर था। ये सिर्फ एक रॉन्ग नंबर था या कोई प्रैंक मैसेज कर रहा था। आलिया ने बिना कोई परवाह करते हुए उस मैसेज को डिलीट कर दिया और अपने बिस्तर पर आराम से सो गई। उधर अर्नब कैंटीन में बैठा हुआ कोल्ड ड्रिंक की सिप लेता हुआ अपना फोन रिफ्रेश कर रहा था। क्या बकवास है, 2 मिनट हो गए अभी तक वो आई नहीं और ना ही मेरे मैसेज का कोई रिस्पॉन्स दिया है। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अर्नब का पारा हाई होता चला गया। 2 से 5 और 5 से 10 मिनट हो गए, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो उसके इंतजार में कैंटीन में अकेला बैठा रहा। अगले दिन से फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी। सभी को एक खास तरह की यूनिफॉर्म दी गई थी और सभी से बेस कैंप के ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। आलिया की क्लास को एक कम उम्र का इंस्ट्रक्टर लीड कर रहा था। उसने सभी को एक जगह पर इकट्ठा करके मिलिट्री के कुछ बेसिक्स बताए कि कैसे खड़े होना है, कैसे मार्चिंग करनी है। जब सभी अलग अलग लाइन बनाकर खड़े हो गए, तभी ग्राउंड में आराम से टहलते हुए जमाई लेता हुआ अर्नब आया और अलसाए हुए सबसे बोला, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी अभी सोकर उठा है। लड़के, ये तुम्हारे फील्ड पर आने का कोई टाइम है? जाओ पहले जाकर अपने इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट करो। अर्नब ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसने पता नहीं क्या कह दिया। उसके घूरने से लग रहा था कि अभी ये हेड इंस्ट्रक्टर को पीटने लगेगा। फिर एकदम से नॉर्मल होते हुए बोला, सर मैं लेट हो गया था इसलिए पहले ही जाकर इंस्ट्रक्टर से परमिशन ले ली, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। हेड इंस्ट्रक्टर ने उसे 2 सेकंड घूरा, फिर कहा, ठीक है, जाकर अपने बैच की लाइन में खड़े हो जाओ। वहां जाकर अर्नब भद्दे तरीके से खड़े होने की बजाय किसी ट्रेनिंग लिए हुए सैनिक की तरह बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में तन कर खड़ा हो गया। आलिया उसको देखकर हैरान रह गई। ये शैतान एकदम सीधा कैसे हो गया?
आलिया के बिल्कुल पीछे ही सिद्धार्थ भी खड़ा था। जब वो इंस्ट्रक्टर के बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर रही थी तो छोटी हाइट की आलिया को बेढंगे से स्टेप करके देखकर उसको एकदम से हंसी आ गई। वो यही सोच रहा था कि जब वो ये वार्म अप सेशन भी ढंग से नहीं कर पा रही है तो बाकी दिन की ट्रेनिंग कैसे करेगी। कुछ देर बाद हेड इंस्ट्रक्टर ने 10 मिनट का ब्रेक अनाउंस किया। कुछ लोग थोड़ा सुस्ताने लगे, कुछ थोड़ा वाटर बॉटल लेने के लिए कैंटीन में चले गए। भीड़ ज्यादा थी। आलिया ने भी जूस की बोतल ली और उसका कैप खोलकर एक सिप लिया। वो पीछे मुड़कर वापस जाने ही वाली थी कि जसमीत के भारी बदन से एकदम से टकरा गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो लगभग सारा जूस पीछे खड़े हुए लड़के पर गिर गया। आलिया एकदम से घबरा गई। ओ माय गॉड, प्लीज अर्नब नाउ, प्लीज अर्नब नाउ, प्लीज अर्नब नाउ गॉड। लेकिन लगता है कि गॉड उसकी प्रे सुनने के मूड में नहीं थे और तभी उसके कानों में एक फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई आवाज सुनाई दी। बेवकूफ लड़की, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? आई एम सॉरी, आलिया ने पीछे घूमकर धीरे से बोला। भाड़ में गया तुम्हारा सॉरी, मेरी ये महंगी शर्ट तुम्हारी वजह से खराब हो गई। अर्नब उसके ऊपर चिल्ला रहा था। उसकी ब्रांडेड नई शर्ट उसकी वजह से खराब हो गई थी। उसको लगा कि वो उससे ऐसा कहेगा तो वो उसकी शर्ट अभी धोकर साफ कर देगी। उसकी जगह कोई भी और लड़की होती तो वो यही कहती। तभी आलिया को ध्यान आया कि कैसे उसने पिछली बार सबके सामने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए कहा था। शायद इस बार भी वो कुछ ऐसा ही चाहता था, लेकिन वो उसके सामने झुकने वाली नहीं थी। उल्टा आलिया ने अर्नब से पूरे कॉन्फिडेंस में कहा, देखो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे तुम्हारी शर्ट खराब होने का सच में अफसोस है। शाम को बेस कैंप में जाकर चेंज कर लेना, तब तक अगर तुम चाहो तो फिलहाल मेरी ये जैकेट पहन लो। उसकी इस बात पर एकदम सन्नाटा छा गया। सभी लोग, यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी ये सोच रहे थे कि इस बेवकूफ ने ये क्या बोल दिया। अर्नब को भी यकीन नहीं आया कि आलिया ने ऐसा कह दिया, लेकिन वो अभी उसको इसका जवाब देने के मूड में नहीं था। वो बोला, अपना साइज देखो, कि तुम्हारी ये जरा सी जैकेट मुझे फिट आएगी। उसने उसको कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल दिया था। सभी एकदम से ठहाका मारकर हंस पड़े। आलिया खुद ही शर्मिंदा हो गई। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो बोली, ऐसा करो तुम भी मुझ पर जूस डाल दो, तब तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना। अर्नब समझ गया कि इस बेवकूफ से सबके सामने बहस करना बेकार है, वरना सब उसको भी उसी की तरह बेवकूफ समझने लगेंगे। उसने उसकी बात बिल्कुल अवॉइड करते हुए हाथ हिलाकर उसको वहां से जाने का इशारा कर दिया, जैसे उसको किसी बात से फर्क न पड़ा हो। आलिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसको इससे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अब तक वो ये बात समझ चुकी थी कि अर्नब ऐसा लड़का नहीं है जो इतनी बड़ी बात को यूं ही अवॉइड कर दे। जबकि इस बार तो गलती भी उसकी थी, फिर आज वो उस पर इतना क्यों मेहरबान हो रहा था। सब लोग इधर उधर हो गए। आलिया भी वहां से जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसकी जैकेट पकड़ ली। उसने पीछे देखा तो अर्नब ने उसको जाने से रोक लिया था। आलिया के चेहरे पर सवाल उभर आया, जैसे उससे पूछ रहे हो कि अब क्या हुआ। अर्नब ने उसके जैकेट का एक सिरा मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो वहां से उसको छुड़ाकर जा भी नहीं सकती थी। पहले ये बताओ कि कल तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया था। अर्नब ने दांत पीसते हुए माथे पर शिकन लाते हुए ये सवाल पूछा। पहले तो आलिया को समझ नहीं आया कि वो कौन से नंबर की बात कर रहा था। फिर अचानक उसको ध्यान आया कि कल एक अनजान नंबर से उसको मैसेज आया था, जिसमें किसी ने उसको 1 मिनट के अंदर कैंटीन में पहुंचने की बात की थी। वो चेहरे पर फिर से वही एटीट्यूड लाते हुए बोली, मैं किसी भी अनजान नंबर को रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ, तो उस नंबर को सेव कर लो, वो मेरा नंबर है, अगली बार अवॉइड नहीं होना चाहिए। उसने धमकाते हुए उसका जैकेट छोड़ दिया और वापस चला गया। आलिया वहीं पर खड़ी सोच में डूबी थी कि ये किस अधिकार से उसको ऐसा बोल गया। फिर उसने ये सोचकर अपना सिर झटक दिया कि ये तो उसका नेचर ही है। अपनी हर पसंदीदा चीज पर वो ऐसे ही हक जमाता है जैसे उसके बाप की हो। सिद्धार्थ वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो वहां से खड़े खड़े ना सिर्फ ये सब देख रहा था, बल्कि उसने उन दोनों के बीच की बातचीत भी सुन ली
अर्नब ने आलिया को रात में मैसेज करके कैंटीन बुलाया। ये सोचकर उसकी मुट्ठियां तन गई। हालांकि उसने ये भी सुन लिया कि आलिया ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर भी आलिया पर उसका मूड खराब हो गया। वो उसके पास गया और उसकी बाह पकड़कर उसको जबरदस्ती वहां से ले जाने लगा। आलिया कसमसा कर बोली, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? ब्रेक ओवर हो गया, वापस ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है सबको। सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे बोला। भाई सिद्धार्थ को तो गुस्सा आ रहा है और वो थोड़ा थोड़ा पोजेसिव भी हो रहा है। और मैं सच बताऊं, मुझे तो अर्नब के इरादे भी ठीक नहीं लग रहे कि अर्नब की लड़ाई प्यार में ना बदल जाए। क्या आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई लव ट्रायंगल बनने वाला है? अगर हाँ तो शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में और सुनते रहिए आगे की कहानी के लिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते और सुनते हैं चैप्टर 53, ट्रेनिंग में ट्यूनिंग। ग्राउंड में इंस्ट्रक्टर ने सीटी बजाई। सभी लोग जल्दी जल्दी से वहां पहुंचकर इकट्ठा हो गए। आलिया इस बार आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन जब उसने मार्चिंग शुरू की तो पता नहीं उसको क्या हुआ। बड़े ही भद्दे ढंग से उसने शुरू किया, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। उसके हाथ कहीं जा रहे थे और कदम कहीं पड़ रहे थे। उसके जैसा आसपास में किसी का तालमेल नहीं था। ये देखकर दूसरी लाइन के सभी लोग हंसने लगे। अदिति ने नेहा से कहा, अपना फोन दे जल्दी, इसका वीडियो शूट करके वायरल करूंगी। आलिया की इस गलत रिदम का नतीजा ये हुआ कि उसकी वजह से उसके पीछे के स्टूडेंट्स की भी ताल बिगड़ गई, जिससे पूरी लाइन डिस्टर्ब हो गई। इंस्ट्रक्टर ने देखते ही तुरंत सीटी बजाई और सिद्धार्थ को बुलाया। सिद्धार्थ, तुम आगे आओ और इस लाइन को सीधा करो। सिद्धार्थ के सामने बाकी लड़कियां खुशी के मारे जैसे हवा में उड़ने लगी। उनका फेवरेट आइडल उनको मार्चिंग करवा रहा था, लेकिन इंस्ट्रक्टर की वजह से किसी ने भी वहां सिद्धार्थ के लिए कोई ऊटपटांग हरकत नहीं की, वरना उसको उसी वक्त लाइन से बाहर निकाल दिया जाता और बेइज्जती होती सो अलग। सिद्धार्थ के आने से अदिति का सारा प्लान बेकार हो गया। उसने उसका वीडियो शूट करने का आइडिया कैंसिल कर दिया। आलिया की वजह से लाइन की रिदम बिगड़ रही थी, इसलिए सिद्धार्थ उसके पास जाकर उसके मूव्स को सही करने के लिए बताने लगा। आलिया को लग रहा था कि एक बार फिर से सिद्धार्थ ने उसको पूरी क्लास के सामने उसका मजाक बनाने से बचा लिया, लेकिन एक का मूवमेंट बिगड़ने से उसके पीछे सभी का मूवमेंट बिगड़ चुका था और वो एक साथ सबका मूवमेंट सही नहीं कर सकता था। एक की गलती से जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो सोचिए, जब सारे ही गलत मूव करने लगेंगे तो क्या होगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जो एक के बाद एक सब में फैलता जा रहा था। अर्नब भी उसके इस अजीब और गरीब सिचुएशन को और बिगाड़ने में लग गया, क्योंकि वो सबके सामने सिद्धार्थ की बेइज्जती करना चाहता था। सिद्धार्थ ने आलिया को जोर से छिड़का कि वो अपने मूव सही करे। आलिया में कोई सुधार नहीं हुआ। तभी इंस्ट्रक्टर ने सीटी बजाई और आलिया को बाहर बुलाया। मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुमसे एक सिंपल मूव तक नहीं हो पा रहा है, कि तुम जानबूझ के ऐसी शरारत कर रही हो। इंस्ट्रक्टर ने आलिया को सख्त लहजे में पूछा। नहीं सर, मैं तो वैसे ही कर रही हूँ जैसे सब कर रहे। आलिया थोड़ा घबराते हुए बोली, यू फूल, तुम सबकी तरह नहीं कर रही हो, बल्कि अकेले तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ करने लगे, इसलिए तुम्हें मार्चिंग से हटाया जाता है। फिर उसने अर्नब को भी बुलाया और जानबूझकर उसको ग्रुप को डिस्टर्ब करने की वजह से उसको भी बाहर कर दिया। आलिया दूर जाकर चुपचाप बैठ गई। अर्नब आराम से उसके पास आकर बैठ गया। इंस्ट्रक्टर को लगता है कि मैं सबको तंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ग्रुप से बाहर बिठाया गया है। चलो कोई बात नहीं, अब वहां पर सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन इससे एक फायदा हो गया, तुम्हारा शुभचिंतक सिद्धार्थ यहाँ नहीं है, इसलिए अब बिना किसी डिस्टरबेंस के मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता हूँ। कहते हुए वो शैतानी हंसी हंसने लगा। वैसे तो इतने सारे लोगों के बीच में वो आलिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अर्नब की मौजूदगी ही वहां पर ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर एक पिंजरे में बंद करके बैठा हो। आलिया को अकेले उसके पास बैठे हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसी जानवर के बाड़े में हो।
जब सिद्धार्थ ने देखा कि अर्नब भी आलिया के साथ बाहर कर दिया गया है, तो जानबूझकर वो भी थकान का बहाना बनाकर वहां से निकल गया। वो वैसे तो अर्नब को हमेशा अवॉइड कर देता था, लेकिन आज वो खास तौर पर उसके पास जाकर बैठ गया। शायद आलिया के लिए, क्योंकि वो जानता था कि जब वो उसका फोन नंबर हासिल कर सकता है तो उसी तरह दूसरे तरीके से उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। सिद्धार्थ को देखते ही दोनों के चेहरे पर बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन थे। जहां अर्नब का उसकी शक्ल देखते ही पारा हाई हो गया, वहीं पहली बार आलिया को सिद्धार्थ की मौजूदगी से एक अलग सी राहत मिल रही थी। आखिर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाया ना? सोचा होगा कि शायद कहीं ये जानवर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खा ना जाए। ये कहकर वो एक खतरनाक सी हंसी हंसने लगा। सिद्धार्थ ने उसको उसी तरह से तंज कसते हुए कहा, अगर तुम वाकई एक जानवर हो तो मुझे अपना शिकारी समझ लो। आलिया ने सोचा कि वहां से निकल लेने में ही भलाई है। वो उठकर वहां से जाने लगी तो सिद्धार्थ ने फौरन उसको टोका, कहाँ जा रही हो? आलिया घबरा कर बोली, वो तुम कह रहे थे ना कि तुम थोड़ा थक गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वाटर बॉटल ले आऊं, ये सोच रही थी। वो फिलहाल उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन साथ में अर्नब के सामने सिद्धार्थ के लिए थोड़ी सी हमदर्दी भी दिखाना चाह रही थी। इससे शायद अर्नब उसका पीछा छोड़ देता। सिद्धार्थ ने आलिया से पूछा, वाटर बॉटल लाओगे कैसे? तुम्हारे पास पैसे हैं इसके लिए? आलिया ने फौरन अपनी पॉकेट में देखा। ओह नो, अपना पर्स तो मैं कल ही भूल आई घर पर। घर से कैंप के लिए निकलते टाइम आलिया के पापा ने उसकी हेल्प के लिए सिद्धार्थ को ना सिर्फ कुछ पैसे दिए थे, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। और ये एक बड़ी वजह थी कि जो सिद्धार्थ ट्रेनिंग के बीच में ही आलिया के पास आ गया था, लेकिन वो अर्नब को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो एक ऐसा इंसान है जो कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उस टाइम आलिया के चेहरे का भोलापन देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो बोला, अंकल जानते थे कि तुम अपनी चीजें भूल जाने की वजह से हमेशा मुसीबत में पड़ जाती हो, इसलिए उन्होंने चलते टाइम मेरे पास तुम्हारे पैसे रखवा दिए थे। सिद्धार्थ यहाँ पर एक गलती कर गया था। वो अनजाने में ही अर्नब के सामने ये बात बता गया कि आलिया अक्सर अपनी चीजें भूल जाती है। ये सुनकर अर्नब के चेहरे पर एक खुराफाती स्माइल आ गई। आलिया ने सिद्धार्थ से कहा कि वो उसको कुछ पैसे दे ताकि वो कैंटीन जाकर वाटर बॉटल ला सके। अच्छा, 100 रुपए दो मुझे। ये कहकर आलिया ने अपनी छोटी सी गोरी हथेली उसके सामने फैला दी। मिनरल वाटर लेकर आओ, सोडा वाटर नहीं। ये कहकर सिद्धार्थ ने अपना वॉलेट निकालकर उसमें से 50 रुपए उसको दे दिए। बस सिर्फ इतना ही? तुम्हें ये चाहिए या नहीं? कहो तो मैं वापस ले लूं। सिद्धार्थ ने उसको हल्का सा धमकाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, 50 ही दे दो। आलिया ने जल्दी से वो पैसे झपट लिए और कैंटीन की तरफ चली गई। अर्नब बैठे बैठे उन दोनों के बीच की प्यार भरी तकरार देखकर गुस्से में उबल रहा था। सिद्धार्थ की खुशी अर्नब के लिए फ्रस्ट्रेशन के बराबर थी। जितना वो खुश होता था उतना ही अर्नब को चिढ़ होती थी। उसको देखकर अर्नब को ये याद आ गया कि ये वही सिद्धार्थ है जो आज से 2 साल पहले था। तब तक लंच ब्रेक हो चुका था। आलिया के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद ही रोहित भी सिद्धार्थ के पास आया और बोला, यार सिड, मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन कैश तो मैं कुछ नहीं लाया और कार्ड यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते। तेरे पास कैश है तो लाना भाई। सिद्धार्थ उसको देखकर मुस्कुराया और अपना वॉलेट निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया। 5 मिनट बाद ही रोहित आइसक्रीम लेकर वापस आया, लेकिन आलिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, आलिया कहाँ है? वो भी तो कैंटीन गई थी, तुमने उसे देखा नहीं? रोहित ने आइसक्रीम का एक बड़ा बाइट लिया और खाते हुए बोला, नहीं, वो तो वहां नहीं है। शायद वो दूसरी शॉप पर चली गई होगी। उधर बैक साइड में एक और शॉप है। अदिति और नेहा भी उसी तरफ जा रही थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने अदिति और नेहा का नाम सुना, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और भौएं तन गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त हो गए। वो फौरन उठा और उस तरफ तेज कदमों से चल दिया। अर्नब ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि अदिति और नेहा का नाम आते ही इसको इतना गुस्सा क्यों आ गया। जब सिद्धार्थ कैंटीन में पहुंचा तो वहां उसे आलिया और तीनों में से कोई लड़की नहीं दिखी। उसने वहां की शॉप ओनर से अपने फोन में उसकी फोटो दिखाते हुए पूछा,
जो उसने पहले कभी खींची थी। अच्छा ये लड़की, इसको 2-3 लड़कियां ऐसे ही पीछे ले गईं टहलने के लिए। पीछे? पीछे कहाँ? सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्का सा टेंशन आ गया। वो उसको बेस कैंप से दूर ले गई। कहीं उसको कोई खतरा तो नहीं? उस शॉप ओनर ने सिद्धार्थ को बताया, अरे ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, पीछे पहाड़ियों के पास एक छोटा सा झरना है, बस वहीं तक गए होंगे शायद। वो कह रही थी कि ब्रेक खत्म होने तक आ जाएंगी। सिद्धार्थ ने यह सुना तो गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। वो फौरन उस तरफ भागा। क्या लगता है आपको, आलिया वाकई झरने पर सेफली घूमने गई है, या ये अदिति, नेहा और उसकी दोस्त की कोई खतरनाक चाल है? जानने के लिए जरूर सुनिए अगला चैप्टर 54 ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। झरने के मुहाने पर खड़ी थी, जबकि सामने अदिति, जसमीत और नेहा खड़ी थी। कैंटीन से इस तरफ उसको इसलिए घसीट कर लाई थी क्योंकि ये हिस्सा एकदम सुनसान रहता है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां होने की वजह से इस तरफ कोई नहीं आता। इस बार वो उसको अच्छा सबक सिखाने के मूड में थी। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज ने पुकारा, आलिया। जब तीनों ने पीछे घूमकर देखा तो सुमन उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। उनके पास आकर वो घुर्राई, आलिया को इस वक्त यहाँ लेकर क्यों आई हो तुम लोग? उसने घूरते हुए तीनों को देखा। वो कोई पहलवान नहीं थी, लेकिन फिर भी बिल्कुल निडर और ताकतवर थी, जो अकेले इन तीनों पर भारी पड़ सकती थी। हम लोग क्यों लाएंगे इसको? ये खुद आई है, चाहे तो पूछ लो इससे। इस बार नेहा बोली। वो ताकत से नहीं, अपने शातिर दिमाग से मारती थी। आलिया, यहाँ अकेली क्यों आई तुम? सुमन ने आलिया से भी उसी गुस्से से पूछा। आलिया बोली, मुझे लगा कि तुम और मुस्कान भी यहाँ पर हो। नेहा ने बिना किसी सेफ्टी के झरने के दूसरी तरफ वाली पहाड़ी तक जाने का चैलेंज दिया था और कहा था कि हम चारों के ग्रुप से जो भी ये चैलेंज पूरा करेगा वो ग्रुप का लीडर होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बस अब वापस आ जाओ चुपचाप, कोई चैलेंज पूरा नहीं करना। ये इन लोगों की एक चाल है। सुमन ने उसको आगे बढ़कर वापस बुलाने के लिए हाथ बढ़ाया। आलिया इस वक्त सबसे ऊपर की पहाड़ी पर झरने के बीचों बीच खड़ी थी। बीच में पानी का बहाव ज्यादा था। वो ना तो उधर जा पा रही थी और ना ही वापस इधर आ पा रही थी। आलिया तेज बहाव में धीरे धीरे अपने पैर जमाते हुए आगे बढ़ने लगी। इस बीच कई बार उसका पैर डगमगाया और वो गिरते गिरते बची, लेकिन उसने अपना बैलेंस नहीं बिगड़ने दिया, वरना उसको कोई नहीं बचा पाता। धीरे धीरे वो सुमन के पास तो आ गई, लेकिन एक चट्टान पर पानी के बहाव की वजह से चढ़ नहीं पा रही थी। उसको चढ़ाने के लिए सुमन और आगे पानी में उतर गई और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वापस ऊपर आने के लिए उसको एक सपोर्ट की जरूरत थी। सुमन के एक हाथ में आलिया का हाथ था और दूसरे हाथ को नेहा की तरफ बढ़ाते हुए उसने बाहर खींचने के लिए कहा। नेहा मुस्कुराई और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। सुमन उसका सहारा लेकर ऊपर आने लगी। जब उसने एक पत्थर पर पैर रखा तो फिसलने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। जिस हाथ ने उनको पकड़ा हुआ था उसने उनको ऊपर खींचने की बजाय पीछे की तरफ धकेल दिया। चिकने पत्थरों पर आलिया बैलेंस नहीं बना पाई और एक चीख मारते हुए झरने से गिर गई। नेहा को एक संतुष्टि मिल गई और एक हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। सुमन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी बचपन की दोस्त उसकी आंखों के सामने ही झरने में गिर गई। अगले ही पल नेहा ऊपर चीख कर बोली, ये तुमने क्या किया? अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही नीचे धकेल दिया? तुम उसको बचाने आई थी या उसको गिराने? नेहा! सुमन तेज आवाज में उसकी तरफ गुस्से से दहाड़ी, तुमने अपना हाथ क्यों धकेला? उसने देखा आलिया झरने के नीचे नदी में गिरी है और उसमें डूब रही है। वैसे तो नदी में ज्यादा पानी नहीं रहता, लेकिन अक्सर तराई इलाके की वजह से वहां अक्सर बारिश होती रहने की वजह से नदी में पानी ज्यादा गहरा हो गया था। आलिया को पानी में हाथ पैर मारते देख सुमन छटपटा रही थी, लेकिन उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन दोनों में से किसी को भी बिल्कुल तैरना नहीं आता था। प्लीज कोई मेरी दोस्त को बचा लो, प्लीज प्लीज बचा लो।
वो तीनों से गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट कर रही थी, अरे ये कोई ज्यादा गहरा पानी थोड़ी है, फिक्र मत करो, वो डूबेगी नहीं, उसको अपने आप बाहर आने दो। अदिति ने सुमन को शांत करते हुए कहा। नेहा इस बात से खुश थी कि इतनी ऊंचाई से नदी में गिरकर उसको चोट जरूर लगी होगी, और सबसे खास बात तो ये है कि इस चोट के लिए कोई भी उसको ब्लेम नहीं कर पाएगा। अब सुमन की ही गलती मानी जाएगी। ये सोचकर वो मुस्कुरा रही थी और आलिया को पानी में छटपटाता देख रही थी। पानी के बहाव की वजह से आलिया बहते हुए थोड़ी दूर चली गई, जहां पर पानी और भी ज्यादा गहरा था। ओह माय गॉड, पानी बहुत गहरा है, वो डूब जाएगी, प्लीज कोई उसे बचा लो। सुमन रोने लगी। अब नेहा के चेहरे का भी रंग उड़ गया। वो तो बस सिर्फ उसको सबक सिखाना चाहती थी, मारना नहीं चाहती थी। वो भी घबराते हुए सोचने लगी कि अब क्या होगा। ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ वहां दौड़ता हुआ आया और नदी में आलिया को बचाने के लिए छलांग लगा दी। पानी आलिया के सिर के ऊपर होकर बह रहा था, लेकिन अब उसने देखा कि आलिया बहकर दूर चली गई, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो अंदर डूब कर तैरने लगा, लेकिन कहीं भी उसको आलिया नहीं मिल रही थी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। लगातार काफी देर तक पानी के अंदर रहने की वजह से उस पर बेहोशी छाने लगी। सुमन उसका देखकर चिल्लाई, सिद्धार्थ, ओह माय गॉड, अब सिद्धार्थ आलिया को बचा लेगा। पागल मत बनो सुमन, सिद्धार्थ को तैरना आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो हर हाल में आलिया को बचा ही लेगा। दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान दे देना बेवकूफी है, बहादुरी नहीं। अदिति ने सुमन को फटकारते हुए कहा, आलिया बहुत गहरे पानी में है, उसको बचाने के लिए जो गहरे पानी में जाएगा वो उसकी जान बचाने की बजाय अपनी खुद की जान गंवा देगा। नेहा बार बार यही सोच रही थी कि अगर कहीं आलिया को कुछ हो गया तो उस पर उसके मर्डर का इल्जाम लग जाएगा। उसका पूरा करियर, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उसका चेहरा डर से बिल्कुल काला पड़ गया। एक तरफ आलिया को बचाते बचाते सिद्धार्थ खुद ही चोटिल हो गया था। ठंडे पानी में वो बुरी तरह हाफ रहा था। वहीं दूसरी तरफ आलिया के पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा था। हर किसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। ये जानलेवा मजाक आज आलिया की जान लेने वाला था। गाइस, कहानी की आखिरी लाइन वाकई बहुत सोचने वाली है। कई बार हम मजाक मजाक में इस कदर मुसीबत में फंस जाते हैं कि हमारे किसी अपने की जिंदगी पे बनाती है। प्लीज गाइस, ऐसा मजाक कभी किसी के साथ मत कीजिएगा। और सिद्धार्थ और आलिया का क्या होगा, जानने के लिए जरूर सुनिए ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ।